नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों से निर्मित अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे। मंदिर से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात सरकार के सहयोग से बने इस मंदिर को सहिष्णुता और सद्भाव का प्रतीक माना जा रहा है। ये मंदिर अपनी भव्यता से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता रहा है और आगे भी करेगा। 27 एकड़ में बना 108 फुट ऊंचा ये मंदिर वास्तुशिल्प का चमत्कार माना जाता है। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक मंदिर के दोनों किनारों पर गंगा और यमुनी नदी का पवित्र जल बहता है, जो विशाल कंटेनर से भारत से ही लाया गया है। मंदिर यूएई की राजधानी अबू धाबी में अल वाकबा नाम की जगह पर बनाया गया है। यूएई का पहला हिंदू मंदिर भले ही 2023 में बनकर तैयार हुआ हो, लेकिन इसकी कल्पना करीब 2.5 दशक पहले 1997 में बीएपीएस संस्था के तत्कालीन प्रमुख स्वामी महाराज ने की थी। तस्वीरें आप उसी मंदिर की देख रहे हैं जो अब बनकर तैयार है। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंदिर को उद्घाटन करेंगे। मंदिर में जो पारंपरिक कार्यक्रम हैं वो शुरू हो चुके हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान लगातार जारी है। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति के साथ वहां मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई के राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद गर्मजोशी के साथ गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कई एमओयूज भी ऐसे मौके पर साइन होते हैं और ये यूएई की 2 भव्य तस्वीरें हैं। हिंदुस्तान के लिए अपने आप में गर्व का दिन है। गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो पीएम मोदी को वहां पर दिया गया है। बिन लादेन वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो प्रधानमंत्री के स्वागत में नजर आए हैं। कांग्रेस के 4 राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बिहार से जहां अखिलेश प्रसाद सिंह उम्मीदवार हैं, तो वहीं हिमाचल से अभिषेक मनु सिंघवी को भेजा जाएगा। महाराष्ट्र से चंद्रकांत हेंडोरे जाएंगे राज्यसभा। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसी लेटर की जो जारी किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। सोनिया गांधी को राजस्थान तो अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल से राज्यसभा भेजेगी कांग्रेस पार्टी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी अपने परिवार से राज्यसभा जाने वाली दूसरी सदस्य होने वाली हैं। तो साफ तौर पर आज उन्होंने अपना नामांकन भर भी दिया है। ये दूसरी बार होगा जो उनके परिवार से इंदिरा गांधी के बाद कोई राज्यसभा जा रहा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा जाने के लिए राजस्थान को ही चुना है। आज उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका के साथ जयपुर पहुंची हैं। साफ तौर पर नामांकन दाखिल किया है, तस्वीरें दिखाई रहे हैं। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। करीब 2.5 दशक पहले हिचकिचाहट के साथ सियासत में कदम रखने वाली सोनिया गांधी पहली बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। सोनिया से पहले नेहरू गांधी परिवार का एक और सदस्य राज्यसभा में रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद इंदिरा को राज्यसभा भेजा गया था। रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीतने से पहले 1964 से 67 के इंदिरा गांधी राज्यसभा सदस्य रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव गांधी परिवार के लिए एक तरह से कांग्रेस पर कंट्रोल बरकरार रखने की लड़ाई है। कांग्रेस अपनी स्थापना के बाद सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और ऐसे में मुश्किल वक्त में नेहरू गांधी परिवार ने बार बार दक्षिण का ही रुख किया है। मेरे साथ आयुषी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आयुषी, लंबा समय कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का रहा है। 6 लोकसभा चुनाव वो रायबरेली से जीतती आई हैं। उस दौर में भी जब 2024 और 19 में मोदी लहर रही, तब भी रायबरेली ऐसी सीट थी जो जीती थी। अब इससे कौन अगला उम्मीदवार हो सकता है, या राज्यसभा जो सोनिया गांधी जा रही हैं उसके पीछे कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस वक्त हमारे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मेरे साथ आयुषी जुड़ी हुई है। आयुषी, कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसके तहत सोनिया गांधी को लोकसभा चुनाव से हटा करके सीधा राज्यसभा भेजा जा रहा है, वो भी राजस्थान से?
जी बिल्कुल अंकित, देखा जाए तो आखिरकार सोनिया गांधी कहाँ से चुनाव लड़ेंगी, लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या राज्यसभा की अटकलें खत्म होते हो गई है। और साफ तौर पे देखा जाए तो सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ने वाली हैं, जिसको लेकर आज ही उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। और उनके नामांकन दाखिल करने के वक्त में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे वहां मौजूद थे। और इसके पीछे कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस इस बार राजस्थान के चुनाव हारी है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छे से पता है कांग्रेस पार्टी को कि राजस्थान में अभी भी उनका एक वर्चस्व है, एक अच्छा वोट बैंक है। और अगर वो अपने बड़े चेहरे को राजस्थान में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो फायदा है वो उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जरूर मिलेगा, जिसकी वजह से साफ तौर पे सोनिया गांधी को इस बार रायबरेली के बजाय राजस्थान एक तरीके से वो सेफ सीट भी है। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वोट बैंक और बढ़ाने के लिए, लोगों के विश्वास को और जीतने के लिए कि कांग्रेस का कितना फोकस है राजस्थान पर, जिसको लेकर सोनिया गांधी का नामांकन राजस्थान से करवाया गया है। 2004 से लगातार हर बार सोनिया गांधी रायबरेली से जीतती रही हैं और कहा जाता है कि 2024 और 19 में यहां तक ऐसा रहा कि सारी सीटें हार गई। 2 सीटें 2014 में जीती थी, रायबरेली और अमेठी। रायबरेली, उस सीट पर आप किसको उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस पार्टी आगे चल करके भविष्य में? देखिए साफ तौर पे क्योंकि अगर रायबरेली सीट की बात कर ले तो वो कांग्रेस का परंपरागत सीट रहा है, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने वहां पे भी हार का सामना किया है। तो साफ तौर पे ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से क्या कांग्रेस ये रिस्क लेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के कई ऐसे दल हैं जो बहुत बार कह चुके हैं कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी यूपी से चुनाव लड़े, चाहे वो रायबरेली की सीट हो, चाहे वो बनारस की सीट हो। तो ऐसी बातें तो सामने आई हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि रायबरेली सीट पर इस बार कांग्रेस किसको उतारेगी, क्योंकि सोनिया गांधी तो राज्यसभा जा रही हैं और राजस्थान से जा रही हैं, ये तस्वीर साफ हुई है। लेकिन रायबरेली में अभी कौन लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, इसको लेकर अभी तक कांग्रेस ने कोई भी साफ चेहरा नहीं किया है। नहीं, रायबरेली सीट से कभी कांग्रेस हारी नहीं है अभी तक फिलहाल। मेरा सवाल एक और है कि जैसे रायबरेली सीट को लेकर कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को उतार सकते हैं, क्योंकि अमेठी से 2019 में उतारा था तो हार गए थे। तो हो सकता है कि इस बार रायबरेली से कांग्रेस राहुल गांधी या फिर साफ तौर पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। रायबरेली में कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष इस समय तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं, सोनिया गांधी, और साफ तौर पर रायबरेली से सांसद हैं और आज उन्होंने नामांकन भर दिया है, राज्यसभा जा रही हैं उस सीट से जो सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है, क्योंकि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजस्थान से ही थे, राज्यसभा गए थे, और आज राज्यसभा खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल की नेता जो हैं, सांसद दलों की नेता जो हैं, वो इस समय आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं, जो अब आगे बढ़ती तस्वीरों के साथ नजर आ रही हैं। नामांकन हो चुका है। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन एमपी से उम्मीदवार हैं, एमपी से माया नरोलिया उम्मीदवार हैं और एमपी से उमेश नाथ भी इसमें उम्मीदवार हैं। साफ तौर पर बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में बंसीलाल गुर्जर का भी नाम सामने है और उड़ीसा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि उड़ीसा से अश्विनी वैष्णव के नाम पर बीजेडी पूरी तरीके से बीजेपी के साथ खड़ी हुई है। बीजेडी यानी वहां की सत्तारूढ़ पार्टी है जो कि बीजेपी का समर्थन कर रही है अश्विनी वैष्णव के नाम पर, यह भी जानकारी निकल रही है। लेकिन इन सब के बीच जो 5 नामों का ऐलान, जिसमें से 4 मध्य प्रदेश से और 1 उड़ीसा से सामने आ रहा है। दूसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा के लिए घोषित कर दी है। कार्यकर्ता हूं। मेरे सार्वजनिक जीवन के सभी निर्णय पार्टी लेती है। मैं धन्यवाद देता हूं पार्टी को, पार्टी की लीडरशिप को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि एक बार फिर सेवा करने का मौका दिया। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को भी बहुत इस अवसर पर प्रार्थना करता हूं। बीजेपी के 7 राज्यसभा कैंडिडेट ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य,
चौधरी तेजवीर सिंह, संगीता बलवंत, साधना सिंह, नवीन जैन को राज्यसभा कैंडिडेट बनाया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद हैं और सुधांशु त्रिवेदी अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यसभा के लिए इन्हें नामित किया गया है। राज्यसभा से सांसद भी हैं सुधांशु त्रिवेदी। और अब लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर फिर हंगामा हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में फिर से टकराव और तनाव देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए यह एक्शन लिया गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है और दोनों तरफ स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जैसे कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लगातार अंबाला के शंभू बॉर्डर पर फिर से हंगामा हुआ, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव की स्थिति बीते रोज से ही बनी हुई है और ऐसे में प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहते हैं, दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर से प्रशासन उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। लगातार समझाने का प्रयास कर रहा है, सरकार भी प्रयासरत है और इन सब के बीच अंबाला के शंभू बॉर्डर पर हंगामा, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बैरिकेडिंग आप देख पा रहे हैं हर रास्ते पर दिल्ली की, आपको जो दिल्ली को जोड़ती है दूसरे राज्यों से, उनकी सीमाओं को इसी तरीके से सील कर दिया गया है। चिल्ला बॉर्डर पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टिकरी बॉर्डर को सीमेंट बैरिकेड से सील किया गया है, तो वहीं सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। बॉर्डर सील होने से जाम की भारी दिक्कत देखने को मिल रही है। जब बॉर्डर सील होता है तो ऐसे में स्वाभाविक है कि ट्रैफिक डायवर्जन होता है और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो डुएलर्स को, यानी वहाँ रह रहे निवासियों को ही होती है। सुबह का समय है, वॉकिंग डे में काउंटिंग होते हैं, यानी आज भी लोगों का वॉकिंग डे है और ऐसे में लगातार पुलिस का जो घेरा है वो बढ़ रहा है और इसके चलते लोगों को यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। लेयर्स देख पा रहे होंगे आप, कई लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, जिसमें कंक्रीट की बड़े बड़े जो दीवारें हैं वो भी 4-4 फीट की वहाँ रखी गई हैं और भारी संख्या में पुलिस बल और सीआरपीएफ की तैनाती है। दिल्ली एनसीआर में आज भी कई जगह जाम रहा है। डीएनडी पर भारी जाम देखने को मिला, जिसकी वजह से लोग परेशान होते रहे। कालिंदी कुंज पर भी लंबा जाम देखने को मिला है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी गाड़ियों की कतारें बहुत धीमी हो गई हैं। सिंघू, टिकरी, गाजीपुर पर जाम से लोग परेशान हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। सिंघू, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर का जो बॉर्डर है, यहाँ जाम से इस वक्त तीनों स्थान पूरी तरीके से जाम से लबरेज हैं। दिल्ली एनसीआर में आज भी कई जगहों पर जाम की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। किसानों के मार्च के चलते ये स्थिति राजधानी दिल्ली में हो रखी है, जहां पर डीएनडी पर भी भारी जाम देखने को मिला और लोग घंटों का इंतजार कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। बीते रोज से ही कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। सिंघू, टिकरी, गाजीपुर समेत कई जो दिल्ली के रास्ते हैं वो इसी तरीके से पूरी तरीके से गाड़ियों से भरे हुए हैं, क्योंकि जाम लगा हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है और जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक किया गया है। गाड़ियों को निकलने के लिए जो रास्ते हैं वहाँ पर पहले चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही जाने दिया जा रहा है और ऐसे में जाम की स्थिति राजधानी के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। दिल्ली की सीमाओं पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। हरियाणा के 7 जिले में जहां इंटरनेट सेवा बंद हो गई है, रखा गया है, तो वहीं बॉर्डर के आसपास इंटेलिजेंस यूनिट एक्टिव कर दी गई है। दिल्ली की सीमाओं पर धारा 144 लागू है। दिल्ली में आज भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है और कुछ रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धारा 144 राजधानी दिल्ली में लगाई गई है, यानी दिल्ली में 4 लोगों का एक साथ खड़ा होना निषेध है। दिल्ली की सीमाओं पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, जो कि तस्वीरों में हम आपसे कुछ देर पहले दिखा भी रहे थे। ये बड़ी जानकारी अब आपको दे रहे हैं। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट की सेवा जो है उसे बंद रखा गया है। खासतौर पर जिस तरीके से कोई उपद्रव या उपद्रवी तत्व किसी भी प्रकार का हिंसनात्मक कार्यवाही में या हिंसनात्मक कामों में आगे ना बढ़ सके, इसी को ध्यान में रखते हुए
इंटरनेट की सेवा को इन इलाकों में 7 जगहों को ज़िले में यानी 7 जिलों की जो 7 जिलों की जानकारी आ रही है हरियाणा में, वहाँ इंटरनेट की सेवा बंद किया गया है। लिमिटेड ही मैसेज आप कर पाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा ना हो। तो हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट की सेवा इस वक्त बंद रखी गई है एहतियाती तौर पर, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। दिल्ली की सीमाओं पर धारा 144 लागू की गई है, यानी जो लोग दिल्ली में आ रहे हैं उनकी बेहद महीन या यूँ कहें बेहद सख्त पहरे से उनको गुजर करके आना है और बेहद सख्त जांच करवा करके ही वो बाहर अंदर दिल्ली में प्रवेश कर पा रहे हैं। और यहाँ तक कि कई घंटों का इंतज़ार उन्हें करना पड़ रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर धारा 144 लागू है और कई जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर लोगों ने अपनी दुकानें तक बंद कर रखी हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ कल भी शंभू बॉर्डर पर देखने को मिला, हरियाणा की सीमा पर जिस तरीके का तनाव देखने को मिला और वो तनाव आज भी जारी है, तो कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारी और साथ में प्रशासन दोनों के बीच जो तनाव है और टकराव है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और ऐसी स्थिति में दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट पर रखा गया। देश की राजधानी है और राजधानी की तस्वीरें लगातार एक तरीके से कहें तो 2 तस्वीरें अपने आप में बनती हुई नजर आती हैं। पहली जाम से जूझती राजधानी दिल्ली हो जाती है और दूसरी बैरिकेडिंग से पूरे बॉर्डर्स को सील किया है। किसानों पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात सुलझती नहीं उलझ जाती है। आंदोलन करने से किसान संगठनों से बातचीत की अपील भी की है कृषि मंत्री ने। बातचीत से ही समाधान निकलेगा, ये भी कहते नजर आए हैं कृषि मंत्री। और सरकार को किसानों की चिंता है, असामान्य स्थिति से किसी का समाधान नहीं होगा, ये कह रहे हैं कृषि मंत्री। किसानों पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान सामने आया है, अपील की है कि बातचीत का रास्ता अख्तियार कीजिए और किसी को भी परेशान करके किसी भी परेशानी का हल नहीं निकल सकता है, ऐसी बात सुलझती नहीं उलझ जाती है। कि किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके वैसे संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जुड़ करके इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो आम जनजीवन को बाधित ना करे, आम जनजीवन किसी तरह से परेशान ना हो। एक सामान्य लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना, मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान के बजाय समस्या और अधिक उलझती है। इसलिए मैं किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करूंगा कि जो बातचीत का माहौल है उसको बनाए रखें और बातचीत करते हुए हम समाधान का रास्ता मजबूत करें। किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। राजधानी दिल्ली में 350 ई बसों को दिखाई गई है हरी झंडी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह हरी झंडी दिखाई है, यानी आज से सुपुर्द कर दिया है लोगों के लिए। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी इस मौके पर मौजूद रहे हैं। 350 ई बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। अरविंद केजरीवाल आज इस कार्यक्रम में रहे और साथ में वीके सक्सेना भी यानी एलजी भी इस समय मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एलजी विनय कुमार सक्सेना भी इस मौके पर मौजूद रहे हैं। बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। अरविंद केजरीवाल ने जैसा कि कहा भी था कि हम दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं और उसी कड़ी में ये कार्यक्रम आज का रखा गया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में संत रविदास मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ काशी प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर चल रही तैयारियां परखने के लिए खुद मंगलवार को बनारस पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अफसरों पर भी खासे नाराज हो गए हैं। देर शाम सर्किट हाउस में निर्माणाधीन परियोजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में लापरवाह अफसरों को खूब खरी खोटी सुनाई है, सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आज बसंत पंचमी का पर्व है। प्रयागराज के संगम तट पर चल रहे माघ मेला का ये चौथा मुख्य स्नान पर्व है। मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धारा में भोर से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देश विदेश से 15 लाख श्रद्धालु संगम में पहुंचे हैं। आज के दिन करीब 80 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। संगम पर स्नान के लिए 12 स्नान घाट बनाए गए हैं। प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, जो बाहर के लोगों को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। उमंग सिंघार ने आगे कहा है कि कांग्रेस सदन में ओला पाला का मुद्दा उठाएगी। जहां नुकसान हुआ वहां तत्काल सर्वे कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों और आदिवासियों पर ध्यान नहीं दे रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को मंदिर के पुजारी की जगह गृह मंत्री की भूमिका निभानी चाहिए। क्या मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले? तो अगर बाहर के लोग आयात करके आप करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो मध्य प्रदेश के जो दावेदार है, नेता है, उनका क्या? रही बात कांग्रेस के उम्मीदवार की, तो एक चंद घंटों में आपके पास नाम आ जाएगा। क्या मध्य प्रदेश। अगली खबर एटा से है, जहां जिले में एक बार फिर से भीषण सड़क हादसा हो गया है। बारात की कार में ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे पिता, पुत्र और 6 साल की मासूम समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मेरे साथ सोनू यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सोनू, क्या ये वाकया रहा है? कितने लोग अभी भी जो लोग अस्पताल में भर्ती है, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी अंकित, मैं आपको बता दूं, ये रात्रि करीब 12 बजे की घटना है, जिसमें एक तरफ से इको गाड़ी आ रही थी जो बारात से वापस आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ से भुज का जो ट्रैक्टर आ रहा था, और उसमें ये हादसा, बहुत भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोग मौके पर ही जिसकी मृत्यु हुई है, और एक बच्ची थी, 6 साल की मासूम बच्ची थी, उसकी मौके पर मृत्यु हुई है। 3 लोगों जिसमें 6 लोग घायल हैं। 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं जैसे ही हादसे की सूचना मरथा चौकी इंचार्ज संदीप राणा को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए मेडिकल में एडमिट कराया। वहीं 2 की हालत नाजुक है, जिनको हायर सेंटर रेफर कर दिया है। जी अंकित, भीषण हादसे में इस 3 लोगों की जान चली गई है, जैसा कि सोनू यादव बता भी रहे हैं। लोग जो भर्ती कराए गए हैं उनकी भी जानकारी हमें दे रहे हैं, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां कोतवाली, जहां पर ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। और साफ तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया सोनू आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित हल्द्वानी में भड़की हिंसा की आग अब बुझ चुकी है और फिलहाल वहां पर तनावपूर्ण शांति छाई है। भारी हिंसा और आगजनी करके अधिकतर दंगाई वहां से फरार हो चुके हैं और अब पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही है। इस हिंसा में अब्दुल मलिक को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक उसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां पर अवैध मदरसा और नमाज स्थल बना दिया था। साथ ही जब नगर निगम की टीम वहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंची तो उसी ने सुनियोजित तरीके से भीड़ को भड़का भी दिया, जिसने बड़े पैमाने पर हिंसा करके सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। अब नगर निगम ने दंगे के उसी आरोपी से सारे नुकसान का हर्जाना लेने का फैसला कर लिया है। डीएम वंदना सिंह ने बताया कि नगर निगम ने नुकसान का आकलन भी कर लिया है। 2 करोड़ 44 लाख रुपए का आकलन किया गया है, जिसका नोटिस अब्दुल मलिक को दे दिया जाएगा और उनसे नुकसान की जो भरपाई है वो भी की जाएगी।
नगर निगम अपना असेसमेंट पिछले 3-4 दिन से कर रहा था, तो जो परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है, नगर निगम के व्हीकल्स वगैरह हैं और भी एसेट्स हैं, तो उनका एक 2,44,00,000 का एक असेसमेंट करके प्रारंभिक नोटिस अब्दुल मलिक के नाम पर निकाला गया है। वो विधिवत रिसीव करवाया जाएगा और उसके बाद वसूली की कार्रवाई करेंगे। कुछ लाइसेंस भी कैंसिल हुए हैं टोटल? उनके 127 लाइसेंस हमने कैंसिल सस्पेंड करे हैं अभी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। उसके बाद उनको नोटिस वगैरह की प्रक्रिया होगी तो फाइनल कैंसिलेशन। बहुत बहुत छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV27।